हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट आया है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। उसी के बारे में पूरा एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि कितनी पोस्ट है, क्या कंडीशंस है, कितनी क्या क्वालिफिकेशंस है, सैलरी पैकेज इसमें क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्या लास्ट डेट है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, DFCCIL क्या है, इन सब के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इसमें बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी DFCCIL के बारे में। खास ही आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। खास करके एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए मैं पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और आपको वाकई में इसमें लगा है कि आपको कुछ चीज़ें बहुत फ्रूटफुली आपको मिली है, तो आप ज़रूर से लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। DFCCIL क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। DFCCIL जो है ये एक शेड्यूल्ड ए कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। ये एक ऐसी PSU है जो गवर्नमेंट ने 2006 में ही इनकॉर्पोरेट किया है इसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करती है। तो ये एक बेसिकली PSU है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो इंडिया का हम कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस की इंडिया का सबसे जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो DFCCIL है। ठीक है। तो इसके जो DFCCIL है, ये जो गुड्स ट्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिछा रही है, उसमें दो कॉरिडोर बन रहे हैं। फर्स्ट फेज जो बन रहा है उसमें दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। एक तो है आपका ईस्टर्न DFC और एक है वेस्टर्न DFC। ईस्टर्न DFC जो है वो लुधियाना से कोलकाता वाला है, और मुंबई टू दिल्ली का जो है वो वेस्टर्न DFCC है। ठीक है। तो DFCCIL की जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में सेटअप है। बाकी जो इसकी फील्ड यूनिट्स है वो है अम्बाला में, मेरठ में, टुंडला में, प्रयागराज ईस्ट और प्रयागराज वेस्ट, दीनदयाल उपाध्याय नगर, कोलकाता, मुंबई नॉर्थ एंड साउथ, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर एंड नोएडा। यानी 14 जो है इसके प्रोजेक्ट ऑफिस है, और एक इसका कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो DFCCIL ने एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसके फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो आज 20 मई से ही स्टार्ट हो चुका है। आज ये नोटिफिकेशन आया है और आज से ही जो है आप फॉर्म इसके रजिस्टर कर सकते हैं। जो 20 मई से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है आज से, और ये कब तक फिलअप होंगे, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो दे रखा है वो 19 जून तक दे रखा है, यानी पूरा एक महीना। 20 मई से 19 जून 2023 तक आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई है, कोई गलती रह गई है जिसको आप सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए DFCCIL ने आपको 5 दिन दिया है। 26 जून से यानी 19 तारीख को जब फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद में आपको 26 जून से लेकर 30 जून तक आप अपने फॉर्म में जो भी करेक्शंस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है, इन्होंने अभी ही डिक्लेयर कर दिया है कि जो ये पेपर जो एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो थर्ड जो स्टेप जो इस बार इन्होंने किया है वो किया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी CBAT। ये CBAT सभी पोस्ट के लिए नहीं है, खास करके एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए नहीं है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए सिर्फ आपका दो ही पोस्ट है, एक तो CBT फर्स्ट स्टेज होगा और एक सेकंड स्टेज होगा। तो फर्स्ट स्टेज का जो टेंटेटिव जो शेड्यूल जो दिया है DFC ने, वो दिया है अगस्त 23 में। सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो जब फर्स्ट आपका जब उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद दिसंबर 23 में जो है आपका सेकंड स्टेज होगा। ठीक है। दिसंबर में सेकंड स्टेज होगा तो आप मान के चलिए कि इसका जो रिजल्ट है वो फरवरी 24 तक आएगा, और फरवरी 24 आने के बाद में जो प्रोसेस है मेडिकल की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि पूरा जो एक साल है वो आपकी ज्वाइनिंग में लग जाएगा। यानी पूरा जो एक साल का जो पूरा है इसमें पूरा टाइम पीरियड लग सकता है। ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पे स्केल है
एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए जो पे स्केल रहेगा वो आपका E0 लेवल पे होगा। E0 लेवल पे क्या स्केल रहता है, 30,000 से 1,20,000 वाला स्केल रहता है, यानी जिसमें आपकी 30,000 जो है वो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद में जो प्लस है, हम 30,000 बेसिक सैलरी में आपके आईडीए जुट जाएगा, जो कि अभी 37 पॉइंट जो है अलग अलग टाइम के अनुसार चलता रहता है। तो आईडीए जो है वो आपका जो भी गवर्नमेंट की नोटिफाइड रेट है उसके अनुसार अकॉर्डिंगली ऐड होता जाएगा। उसके बाद में 35% जो बास्केट अलाउंस है वो इसमें आपका ऐड होगा। इसके अलावा ग्रेजुटी और जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कई सारे और भी बेनिफिट्स हैं, बोनस वगैरह है, दीपावली है, गिफ्ट अलाउंस है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डीएफसीसीएल के सैलरी के रिगार्डिंग में। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में डिस्कस करूंगा जिसमें पूरा डिटेल एक जो करंट की जो सैलरी स्लिप है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की वो लेकर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है, कितनी ग्रोस सैलरी मिलती है, क्या क्या जो सैलरी में से जो है वो डिडक्शंस होते हैं, वो मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि आपकी जो ग्रोस सैलरी है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की जो है वो 60,000 से 65,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, 60,000 से 65,000 के बीच में जो है वो आपकी ग्रोस सैलरी इसमें बनेगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सैलरी की बात। अब चलते हैं पोस्ट को लेकर कि कितनी पोस्ट है। मैं इसमें और भी अलग अलग पोस्ट के लिए दे रखा है, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी। और मेरा जो खास जो ये बताने का है वो है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के बारे में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में जो है वो टोटल वैकेंसीज है 14 है, 14 वैकेंसीज है। जनरल की मैं बात करूँ, यूआर कैटेगरी में जो है वो 8 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में जो है वो 1 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में भी 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लिमिट के लिए जो है वो 3 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 1 पोस्ट है। ऐसे करके ये टोटल 14 वैकेंसीज हैं फाइनेंस में। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, बीकॉम। आपका 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, यानी आपका बीकॉम होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स का। ठीक है, तो बैचलर डिग्री जो कॉमर्स का है वो भी उसके साथ में आपका 60% और उससे ऊपर के मार्क्स होने चाहिए, यानी 60% से नीचे आपकी बीकॉम में नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बीकॉम में 60% से कम है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं ये देखूं इन समराइज की बीकॉम के लिए जो है ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है आज के प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को देखते हुए। नहीं तो आप देखिए कि बीकॉम के लिए जो वैकेंसीज है कॉमर्स के फील्ड में बहुत कम आती है, बहुत रेयरली आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसीज है वो सीए या सीएमए के लेवल पे आती है। और जो बीकॉम लेवल पे जो वैकेंसीज आती है वो कॉमन क्वालिफिकेशन लेवल में आती है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, जिसमें मतलब कॉमर्स का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। इवन कॉमर्स वाले उसको फिलअप कर सकते हैं बट वहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से बात करूँ तो स्टेट लेवल पे जो है वो या तो अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है या जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है। ठीक है, या फिर पीएसयूज में बहुत छोटी कम वैकेंसीज आती है। तो बीकॉम के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और 14 पोस्ट है। पोस्ट को ना देखिए, जो बच्चा जो एस्पिरेंट जो तैयारी करता है उसके लिए एक पोस्ट भी बहुत मायने करती है। अगर आप एससी के कैंडिडेट है और एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, ना कि ये सोच के करें कि नहीं मैं एक ही सीट है तो इसमें तो मेरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो 14 जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत है पोस्ट, क्योंकि आपको तो एक ही सीट लेनी है, आपको बाकी 13 जनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एचआर की भी वैकेंसीज दी हुई है, आईटी की भी वैकेंसीज है, बट मैं बेसिकली फाइनेंस के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव में फाइनेंस की कोई वैकेंसी नहीं है तो उसमें डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। अब आगे चलते हैं कि इनमें डीएफसी ने नोटिफिकेशन में बताया है कि आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी वो क्लोजिंग डेट के दिन होना जरूरी है, यानी आपका जो बीकॉम है वो 19 जून 2023 को कंप्लीट होना चाहिए। इन्होंने पहले ही इसमें क्लियर कर दिया आगे कि जो भी कैंडिडेट जो अपियरिंग है या जिनका रिजल्ट अवेटिंग है तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी आपका आपने इस साल बीकॉम फाइनल का पेपर दिया है
और आपका अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते अगर आपका रिजल्ट 19 जून 2023 तक अगर नहीं आया है तो। ठीक है, तो जिस दिन फॉर्म क्लोज हो रहे हैं, फॉर्म क्लोज कब हो रहे हैं, 19 जून को, तो 19 जून से पहले पहले अगर आपका बीकॉम का रिजल्ट आ जाता है और आपके उसमें 60+ बन जाते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अपियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो बिना रिजल्ट डिक्लेयर हुए आप इसमें फॉर्म को ना भरें तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है, बाकी तो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आता है कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए जो है वो प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो होल्ड होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास में हायर डिग्री तो है लेकिन बीकॉम में जो है वो 60 से कम बन रहे हैं, बीकॉम में आपकी 55 बन रहे हैं मान लो, और एम कॉम में जो है वो 70% बन रहे हैं, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मेरे पास तो हायर क्वालिफिकेशन में मेरे पास में ज़्यादा परसेंटेज है तो मैं तो एलिजिबल हूँ। नहीं, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है यहाँ पर कि आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए जो बीकॉम बता रखा है वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, यानी वो होना ही चाहिए। आपके पास में कोई और हायर क्वालिफिकेशन है और उसमें कितनी ही परसेंटेज आपकी बनी है, 70 बनी है, 90 बनी है, 95 बनी है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्होंने बताया है दूसरा पॉइंट कि अगर आपकी बीकॉम की मार्कशीट में आपकी परसेंटेज जो है वो पॉइंटों में दे रखी है तो आप अपने आप को ये अज्यूम ना करें कि उसको राउंड ऑफ करके 60% बना लें। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी बता दिया है कि 59.99% दे रखा है तो हम जो है उसको 60% से कम ही ट्रीट करेंगे, हम उसको राउंड ऑफ करके 60% कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा इसमें कि आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, अपने आप ही अज्यूम नहीं करना है कि मेरा 60% हुआ है तो मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक और पॉइंट क्लियर कर दिया कि जहां पर आपकी मार्कशीट में अगर परसेंटेज नहीं दे रखा है, आपकी यूनिवर्सिटी ने परसेंटेज डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो आपके जो मार्क्स है उसको परसेंटेज के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करके देखा जाएगा कि वो जो परसेंटेज है आपका वो 60% जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो भले ही आपके CGP आ रहा हो या OGP आ रहा हो या CPI आ रहा हो या DGP आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, उसके आपके जो मार्क्स हैं उसको जो है इन सबको CGPA हो चाहे DGPA हो चाहे CPI हो, उनको जो है परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर है? उसका तरीका भी जो है वो इन्होंने बता रखा है। अब आता है एज लिमिट के बारे में कि कितनी एज वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपकी जो एज लिमिट का जो लेवल देखा जाएगा वो देखा जाएगा 1 जुलाई के दिन, 1 जुलाई 2023 के दिन आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। यानी आपकी जो एज है वो यानी मिनिमम जो एज है वो 18 साल, यानी 18 साल से ऊपर का एस्पिरेंट इसको फिलअप कर सकता है, और बिलो 30 ईयर्स, 30 साल से कम का जो कैंडिडेट है वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए। तो जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको काउंट करना है और वो फॉर्म में पहले ही क्लियर आ जाएगा। अगर आपका 30 से अबव हो रहा है तो वो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा, 18 से कम आ रहा है तो भी फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। एज गवर्नमेंट जो हमेशा प्रिस्क्राइब करती है कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 35 ईयर्स तक वो फिलअप कर सकते हैं। OBC नॉन क्रिमिनल लिमिट से अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं जो आर्मी से आते हैं, डिफेंस सर्विस से आते हैं, उनके लिए अप टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स प्रोवाइडेड दे हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो DFCCL के अगर रेगुलर एम्प्लॉयज है जैसे MTS है, अब मान लो MTS अगर फॉर्म फिलअप करता है तो उसके लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 38 साल की एज तक का बंदा भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और चीज क्लियर कर दी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो देखी जाएगी वो 10th के एग्जाम सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए।
यानी 10th के जो एग्जाम सर्टिफिकेट है या आपकी मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही उसी को ही एक वैलिड बेस माना जाएगा आपकी एज के क्राइटेरिया को जस्टिफाई करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ये सब बाकी कॉमन बात है। ओबीसी जो कैंडिडेट जो क्रिमिनल लेयर से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा और उनको जो है वो सेपरेटली यूआर कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। यानी जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हैं, नॉन क्रिमिनल की जो लिमिट है 8 लाख है, तो नॉन जो ओबीसी एनसीएल में जो आते हैं, नॉन क्रिमिनल में आते हैं, वही उनको ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। बाकी जो क्रिमिनल जो लिमिट में आते हैं या क्रिमिनल लेयर में आते हैं, उन सबको जो है वो यूआर कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद ईडब्ल्यूएस का है, जो आप जानते हैं कि सेंट्रल लेवल की या पीएसयू लेवल की जो एग्जाम्स होती है, स्टेट लेवल पे ये ईडब्ल्यूएस के अलग अलग नियम बने हुए हैं। किसी में इनकम की ही कंडीशन होती है, किसी के एग्रीकल्चर की कंडीशन नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेवल की जो पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होती है वहाँ पर आपको तीनों चारों कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। आज जैसा कि आप जानते हैं जो नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 8 लाख से आपके नीचे इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से आपके पास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो मकान के जो 200 स्क्वायर यार्ड्स है, 100 स्क्वायर यार्ड्स है, नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज में इनसे इतने का आपके पास में रेजिडेंशियल प्लॉट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस की जो क्राइटेरिया है ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? एनओसी क्या होता है कि अगर आप किसी ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या किसी पीएसयू में या किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं, तो आप फॉर्म फिलअप करने के साथ ही वहाँ पर आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ और अगर मैं इस एग्ज़ाम में अगर सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं आपसे एनओसी मांगूंगा, तो मुझे उस टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको देना है और मैं ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है ये आपको इन्फॉर्म करते हुए फिलअप कर रहा हूँ। तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट बॉडी में काम कर रहे हैं या पीएसयू में काम कर रहे हैं या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि फिर आपको एनओसी मिलने में बहुत दिक्कत होती है और बिना एनओसी के अगर आप एग्ज़ाम भी पास हो जाते हैं और आपके पास में अगर एनओसी नहीं है तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा बिना किसी फर्दर प्रोसेस किए हुए, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि जो डीएफसीसीएल के जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनको एनओसी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, उनको जो डिपार्टमेंटल जो विजिलेंस की जो प्रोसेस होती है उसका क्लियरेंस आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है सबसे मेन बात, पर्क्स एंड अलाउंसेज की कि सैलरी क्या मिलेगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, सर्विस एग्रीमेंट का जो बॉन्ड है वो कितने का होगा। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि 30E0 लेवल का जो आपका पे रहेगा, उसके बाद में आईडी रहेगा, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सिटी के हिसाब से एचआरए मिलता है आपको, हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए के अलावा यहाँ पर लीज फैसिलिटी भी होती है। हम सेपरेट, मैंने बताया ना आपको पहले भी कि हम सेपरेट डिस्कस करेंगे कि इसके फर्क्स एंड अलाउंसेज के बारे में कि डीएफसीसीएल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। बास्केट अलाउंस मिलता है 35%, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, लीव एनकेसमेंट मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सबसे काम की चीज़ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ये इन्होंने एक सेपरेट एनेक्सर दिया है। इस बार क्या है कि डीएफसीसीएल ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं या ओपीबीडी बैकग्राउंड से आते हैं या आप सिविल से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेशन पे भी पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। तो उनके स्टेशंस के नाम, लोकेशन सब पहले ही डिफाइन कर दिए ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि मैंने तो कुछ और सोचा था, मैं तो सोच रहा था कि एसी के कमरे में रूम में बैठ करके दहली में बैठ करके काम करूंगा और मुझे तो वहाँ से इस जंगल में फेंक दिया या स्टेशन पे डाल दिया है। इसके लिए आप पहले ही क्लियर कर ले कि ये एनेक्सर 3 जो है वो जरूर पढ़े। खास करके मैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए तो हमेशा जो आपको यूनिट ऑफिस में ही काम करना है, स्टेशन पे कभी भी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्टिंग नहीं होती है। आपको कॉरपोरेट ऑफिस और बाकी की जो 14 यूनिट है, फील्ड यूनिट, वहीं पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस को कभी भी स्टेशन पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी। स्टेशन पे जो पोस्टिंग मिलती है वो आपके इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को ही पोस्टिंग मिलती है,
ठीक है, तो इस बात के लिए आप अश्योर रहिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो यूनिट लेवल या कॉर्पोरेट ऑफिस में ही होगी। इसके बाद में आता है प्रमोशन पॉलिसी। जो प्रमोशन है यहाँ पर डिपार्टमेंटल ही चलते हैं, यानी आप एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव से फिर आगे जब जैसे ही आपका प्रमोशन होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव से जब आपका प्रमोशन होगा, सॉरी एग्जीक्यूटिव से जब आपका प्रमोशन होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होती है उसी के थ्रू आपका प्रमोशन होगा, जिसमें फाइट करना बहुत इजी होता है। अगर आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं, आपको वर्किंग की नॉलेज है, तो एक टाइम का एक पूरा स्लॉट होता है यहाँ पर कि कब प्रमोशन एग्जाम होंगे। उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रमोशन होते हैं डीएफसीसीएल में। लेकिन ये मान के चलिए कि और ऑर्गेनाइजेशन के कंपेरेटिव में डीएफसीसीएल की प्रमोशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, जहां पर आप एग्जीक्यूटिव से लेकर विद इन 6 to 7 years में जो है वो एक अच्छे लेवल पे, एक जेपीएम लेवल पे, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे आराम से पहुंच सकते हैं विद इन 5 to 6 year में। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपको जैसे ही अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा डीएफसीसीएल के साथ में। और जो बॉन्ड है वो लगभग जो है वो 3 लाख प्लस जीएसटी वगैरह होता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग बॉन्ड है, तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा कि कितने का बॉन्ड होता है यहाँ पर डीएफसीसीएल में, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कितने का होता है, एग्जीक्यूटिव के लिए कितने का होता है, वो मैं सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, पीएसयू में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पे प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में पे प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में आता है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट। तो मैं अलग अलग पोस्ट की बात नहीं करूंगा, मैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए बात कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए सिर्फ 2 स्टेज है। एक तो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा जो है सेकंड स्टेज, जिसमें आपकी प्रोफेशनल जो है सब्जेक्ट का वो कंप्यूटर स्टेज 2 में पूछा जाएगा। फर्स्ट स्टेज आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको जीके आपका आगे अपन बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेज में जीके पूछा जाएगा, आपसे डीएफसी के बारे में पूछा जाएगा, रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। तो वो तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज आपकी देखी जाएगी, जिसका लेवल भी जो है वो ज़्यादा टफ नहीं रहता है फर्स्ट स्टेज का। बाकी जो सेकंड स्टेज है उसमें जो है वो 24 मार्क्स का तो आपका जनरल पार्ट रहेगा, और 96 जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। आगे अपन इसको डिस्कस करते हैं। चलिए जी, इसके बाद मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें 2 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, सेकंड स्टेज जो है आपका प्रोफेशनल जो है वो टेस्टिंग है, कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज कितना साउंड है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, उसमें 1/4 जो है यानी 0.25 आपका नेगेटिव मार्क रहेगा हर, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो। ठीक है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, यानी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का जो मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ही काम आएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन करवाने में फर्स्ट स्टेज के मार्क्स का कोई रोल नहीं रहेगा। यानी जो सेकंड स्टेज के जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेज के मार्क्स है बस वो आपको इतना हेल्प करेंगे कि आप सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है सीबीटी है वो दे सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है कि सेकंड स्टेज के लिए कितने एस्पिरेंट को सेलेक्ट करेंगे। 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी जो पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी, यानी आपकी 14 पोस्ट है, तो 14 पोस्ट के लिए 280 कैंडिडेट्स को सेकंड स्टेज के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे, यानी 20 टाइम्स 20 गुना हर कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल में 8 पोस्ट है तो 160 बच्चों को सेकंड के लिए बुलाएंगे। ठीक है, एक पोस्ट है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 20 कैंडिडेट को बुलाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है, तो मतलब सेकंड स्टेज में आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओपीबीडी वालों के लिए है। ठीक है, तो ये फाइनेंस के लिए नहीं है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। चलिए, अब आता है कि जो फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और आपको 90 मिनट्स यानी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे दिए जाएंगे।
तो जो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल लो, चाहे मैथमेटिक्स बोल लो, या जनरल मेंटेबिलिटी बोल सकते हैं आप इसको। जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस यानी जी के, इसमें करंट भी आ गई, इसमें आपकी स्टैटिक जी के भी आ गई, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस, जनरल साइंस का मतलब होता है 10th लेवल की साइंस, उसमें के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, वो मैं सारा आपको डिस्क्राइब करूंगा। बस अभी अपन पूरे नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, एक बार पूरी प्लानिंग करेंगे इसके लिए कि कैसे है। और बहुत ईजी है, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आता है। इसके प्रीवियस पेपर भी जो है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। फिफ्थ है इसका नॉलेज अबाउट द रेलवे और डीएफसीसीएल, कि डीएफसीसीएल क्या है, क्या काम करती है, क्यों बनाया गया है, कितने प्रोजेक्ट है, कितने यूनिट्स है, कितने कॉरिडोर है, कितना किलोमीटर का, वो सारा जो है वो सब मैं आपको बता दूंगा। और उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर किसी को साइंस नहीं आती है तो ये मान के चलिए कि साइंस के 15 नंबर बिठा दे तो वो डीएफसीसीएल की नॉलेज और रेलवे के बारे में जो 10 क्वेश्चन है वो 10 में से 10 करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट आएंगे, मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग और डीएफसीसीएल, यानी इंग्लिश नहीं आएगी यहाँ पर। क्लियर, जो और एग्जाम में आती है। सेकंड स्टेज की बात करूँ तो सेकंड स्टेज में 120 एमसीक्यू आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और आपको वही 120 मिनट मिलेंगे, यानी आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। आप सोचिए कितना इजी मतलब पेपर है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलेगा। और आप एक बात मान के चलिए, 90% जो पेपर होता है वो थ्योरेटिकली स्टैटिक आपकी नॉलेज की बेस पे होता है कॉमर्स के। 10% पेपर होता है जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि ईओक्यू जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला जो है अपन को पता है कि 2RO/C, ठीक है, उसका अंडर रूट करके अपन निकालते हैं। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको पूरा डाटा देगा, आप विद इन 1 मिनट में, मतलब मैं ये कहूँ कि 50 क्या 40 सेकंड में आप उस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं कि ईओक्यू कितनी आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, 40 से 50 सेकंड में। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस को बनाने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, अब इसमें आपको आता है तो आप विद इन 5 सेकेंड्स में उस आंसर को टिक कर सकते हैं। टोटल मेथड होता है, बैलेंस मेथड होता है, टोटल कम बैलेंस मेथड होता है। क्लियर। तो जो आपका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि टाइम के पर्सपेक्टिव में जो 2 घंटे हैं वो 120 क्वेश्चन को करने के लिए आराम से बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये पेपर जो है वो लगभग जो अगर आपको बहुत अच्छे से पेपर आता है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए, तो आप 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में एक और चीज़ क्लियर कर दी है कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। यानी आपको ऐसा नहीं है कि मैथ में 30 क्वेश्चन, 30 नंबर की मैथ है तो आपको 15 तो लाना ही पड़ेगा, 10 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। आप मैथ में 2 नंबर भी लाओगे तो भी चलेगा, बस बाकी जो मेन जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ लाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद इन्होंने मैंने भी पहले डिस्कस कर लिया कि सेकंड स्टेज के मार्क्स ही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है। इसके बाद अलग और चीज़ कह रखी है कि ऑल कैंडिडेट ऑफ ए कम्युनिटी हैविंग सेम कट ऑफ मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। यानी अगर आपके सेम कट ऑफ आ रही है तो आपको सेकंड स्टेज के लिए जो है वो जिसके भी सेम मार्क्स आ रहे हैं उसको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा, और अगर आपको कहीं हिंदी में कोई गलती लगती है या तो आपको इंग्लिश ही प्रिवेल करनी है, इंग्लिश वर्जन ही आपका वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं, मिनिमम यानी कट ऑफ जाएगी वो तो एक अलग लेवल हो गया, इससे नीचे तो नहीं आने चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाने हैं, यानी फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का है तो 40 नंबर तो आने ही चाहिए। सेकंड पेपर 120 नंबर का है तो 120 का 40% 48 मार्क्स, 48 नंबर आपके पहले उसमें आने चाहिए, सेकंड पेपर में आने चाहिए। किसके, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। एससी और ओबीसी एनसीएल के लिए 30% की लिमिट है, और एसटी के लिए जो है वो 25% के मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। कट ऑफ जो है वो इनसे ऊपर ही जाएगी। ठीक है।
अब आता है कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 2% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 40 की जगह वो हो सकता है 38 है, 30 की जगह 28 है, 25 की जगह वो 23 है। नॉर्मलाइजेशन अगर पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है नॉर्मलाइजेशन का, वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स, दो कैंडिडेट के मार्क्स अगर सेम आते हैं तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा कि जो कैंडिडेट जो ओल्डर है, जो बड़ा है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले आ रही है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। इसमें फॉर्म भरने का जो चार्जेज है वो 1,000 रुपये, आगे मैं बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ है हम। आपके अगर किसी भी क्वेश्चन में जब पेपर हो जाएगा तो विद इन 2 डेज में आपको एक ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल जो है वो मिलेगा, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आपने क्या आंसर टिक किए हैं वो मिलेगा, क्या करेक्ट है वो मिलेगा। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि जो करेक्ट आंसर डीएफसीसी ने बताया वो गलत है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और उस ऑब्जेक्शन रेज करने की जो फीस है वो 100 रुपये है। 100 रुपये अगर ये आपका ऑब्जेक्शन करेक्ट है, और बाद में जब कमेटी डिसाइड करेगी तो ये 100 रुपये प्लस जो भी चार्जेज है, बैंक चार्जेज वगैरह काट के आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, अगर वो आपका सही है तो। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद आता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतनों को ही बुलाएंगे जितनी ही पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 14 पोस्ट है तो 14 को ही बुलाया जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में आता है, बस बाकी तो बेसिक चीज़ें दे रखी है कि मेडिकल जो टेस्ट होगा वो एक डीएफसीसीएल का नोटिफाइड हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर आपकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाएगी कि आप डीएफसीसीएल के लिए सर्व करने के लिए मेडिकली फिट है या नहीं है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, मैं बता दूंगा उसमें क्या क्या करना होता है। आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज़ क्या क्या होगी इन्होंने बता दिया है कि जो फर्स्ट स्टेज होगा वो डिफरेंट सिटीज़ में होगा। आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हर स्टेट की जो प्राइम सिटीज़ है उनमें तो ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है। आपको 3 जो है सिटीज के नाम प्रीफर करने हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। लेकिन जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए लिमिटेड सिटीज़ है, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। जो ओपीपीडी के लिए जो सीपीएटी होगा वो सिर्फ दिल्ली में ही होगा। ठीक है। एग्जामिनेशन फीस मैंने बताया आपको 1,000 रुपये जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो है उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन मोड में जाएगी, किसी तरह का कोई बैंक चालान वगैरह नहीं बनाना है, कहीं जाकर ऑफिस में जमा नहीं कराना है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। ठीक है। इसके बाद आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाइड करते हैं तो ये आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और ये आपकी रिस्क है, आपके ऊपर रिस्क है कि आपके दोनों पेपर की एग्जाम डेट एक हो जाए। तो आपको चूज करना है कि कौन सा पेपर देना है। ये हो सकता है कि उसी दिन जो है वो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की भी आपकी एग्जाम लग रही है और आपने ओपीबीडी का भी फॉर्म भरा है, तो उसी दिन जो है वो ओपीबीडी का भी पेपर है। तो आप कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हमने तो 2 फॉर्म भरे हैं, मेरे को तो दोनों पेपर देने हैं, नहीं, वो आपकी रिस्क है। ठीक है। इसके बाद आता है जो कैंडिडेट है उसको 3-4 चीज़ें जो है वो बड़ी ध्यान से करनी है फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। एक तो अपना खुद का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी है, वही स्पेलिंग लिखनी है जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दे रखी है। जो आपके 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट है उसी में जो दे रखा है वही चीज़ आपको फिलअप करनी है। इसके बाद में बाकी बेसिक चीज़ है, आपका ई एडमिट कार्ड आपके जो है वो मेल पे आएगा। आपके जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल में एसएमएस के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है। आपको जब फॉर्म एग्जाम देने जाना है तो आपको ई एडमिट कार्ड की कॉपी एक में साथ में रखनी है, और एक 1 वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, ये आपको लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना इसमें ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। इसके बाद ये कुछ फॉर्मेट है आपको बताया हुआ है कि कास्ट के लिए कौन सा फॉर्मेट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा है, ओबीसी के लिए कौन सा है। ठीक है। इसमें आता है आपका एनेक्सर 3 जिसमें इन्होंने डीएफसीसीएल के ऑफिस की और स्टेशंस की लिस्ट दी है कि कहाँ कहाँ आपको सर्व करना है।
तो मैं बता दूं, मैंने बताया था शुरू में कि दो कॉरिडोर है, ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो ईस्टर्न में जो है वो आपकी टोटल 7 यूनिट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ठीक है, प्रयागराज ईस्ट, प्रयागराज वेस्ट, टुंडला, मेरठ, अंबाला, कोलकाता। और डब्ल्यूडीएफसी में 9 यूनिट्स हैं, ठीक है। 9 यूनिट्स कौन कौन सी है? नोएडा, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई नॉर्थ एंड मुंबई साउथ, ठीक है। उसके बाद स्टेशन की लिस्ट दी हुई है, हर यूनिट्स के में जो जो स्टेशन है उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस को कभी भी स्टेशन पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, इसलिए आपको यूनिट का ही ध्यान रखना है। अब आता है सिलेबस की बात सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में बताया कि 24 मार्क्स का तो जनरल पेपर होगा, जिसमें आपकी जीके आएगी और रीजनिंग आएगी और मैथ भी आएगी, ठीक है। और 96 जो मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगा। अब देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक बुक का नाम है, एक पूरा ब्रांच है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर जो चैप्टर है, कंपनी अकाउंट्स हो गया, पूरा कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट जिसमें शेयर इश्यू, डिवेंचर वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, अमालगमेशन हो गया, लिक्विडेशन हो गया, ये सब किस में आते हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट पूरा आ गया, पांचों हेड आ गया, डिडक्शन आ गया, सब कुछ आ गया, रिटर्न आ गए, टीडीएस आ गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जिसमें जीएसटी भी आ गया और आपका कस्टम भी आ गया, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ, अब कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी एक्ट भी कवर होता है, ग्रेजुटी भी कवर होता है, ठीक है। बिजनेस के जो अलग अलग डिफरेंट जो एक्ट होते हैं, बोनस एक्ट वगैरह जो है वो सब कवर होते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एफएम के फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ तो अपना जो सीए का इंटर आपने अगर दिया है कभी, या आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कैपिटल बस्टिंग, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर्स है ये फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेसिक ऑडिटिंग आएगी जिसमें कंपनी ऑडिट भी आएगी, वेरिफिकेशन आएगा, वाउचिंग आएगा, छोटे मोटे 2-3 चैप्टर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वो आएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बैंकिंग एंड एश्योरेंस एटसेट्रा। यानी इसका एक कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको तेजस कॉमर्स क्लासेज के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज पे एप्लीकेशन में जो कोर्स दिए हुए हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू के डिफरेंट पेपर्स भी दे रखे हैं, पहले के एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का पेपर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको 10,000 एमसीक्यू बैंक मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए पेपर। इसके अलावा 100 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसपे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरा लेवल कहाँ है, किस तरीके के मेरे मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपको पूरे समराइज नोट्स मिलेंगे अपडेटेड, ठीक है। और इसके बाद आपको मिलेगा पूरा जो प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके जो एमसीक्यू बैंक है, ठीक है, उसका डिटेल्ड आंसर सब आपको इसमें मिलेगा पूरे कंप्लीट कोर्स में, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट्स सब आपको मिल जाएगा तेजस कॉमर्स क्लासेज की एप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो आज का ये जो नोटिफिकेशन है ये अपन ने डिस्कस किया है डीएफसीसीएल का। ये बीकॉम के लिए सीए इंटर जो कर रहा है वो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीए इंटर कर रहा है लेकिन उसकी बीकॉम कंप्लीट होनी चाहिए और 60% से जो है वो ऊपर इसमें मार्क्स होने चाहिए। और ये मान के चलिए कि अगर सीए इंटर किया हुआ बंदा या सीए इंटर जो कर रहा है जिसका बीकॉम हो चुका 60+ हो चुका, उसके सिलेक्शन होने के चांस उसमें ज़्यादा रहेंगे। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपका फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।